नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 ऐसे तरीकों की जिनसे पैसा नष्ट किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये बड़ा अटपटा सा आज का विषय है कि पैसा नष्ट कैसे किया जाए, तो उसके पीछे भी कारण है कि हम ज़्यादातर चर्चा करते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे निवेश किया जाए, पर हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि पैसा नष्ट भी होता है कुछ तरीक़ों से, या कुछ आदतों से किसी तरीके से पैसा नष्ट भी हो सकता है। तो ये जो विचार है, इस आज के टॉपिक का जो चर्चा का विषय है, ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैं पिछले हफ्ते अखबार में एक उद्योगपति के बारे में पढ़ रहा था। वो कलकत्ता के एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति थे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, कैसे उन्होंने अपना एक सॉर्ट ऑफ मिनी एम्पायर जिसको कहते हैं वो बनाया। लेकिन अब 2 जनरेशन बाद जो उनके आगे जो जनरेशन्स हैं, उन्होंने जितना भी पैसा कमाया उन उद्योगपति ने, अब उनकी जो सेकंड जनरेशन है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो पैसा उन्होंने जितना भी कमाया वो सारा उनकी आने वाली पीढ़ियों ने नष्ट कर दिया। तो उसी तरीके से क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं भी ऐसा कर रहा हूँ? हमें मालूम नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं, पर जाने अनजाने उस अखबार में उस विषय के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जाने अनजाने हम भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे हमारा पैसा नष्ट हो सकता है। हम कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन जब वो नष्ट हो रहा है तो उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते या उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। तो इसलिए ये आज का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो 10 तरीके मैं आपसे चर्चा करूंगा जिनके बारे में, तो उसमें जो 10वें नंबर का पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक जिसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो 10वें नंबर का पॉइंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। वो पॉइंट क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा और आपको पता लगेगा, आपको रियलाइज़ होगा या आपको ये एहसास होगा और महसूस होगा कि किस तरीके से आप अपने पैसे को खुद ही अनजाने में नष्ट कर रहे हैं, और वो किस लिए, वो हम 10वें पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या होती है कि जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं हम भी वैसा ही करते हैं। उसके लिए मैं एक अभी 3 दिन पहले का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बिटकॉइन में निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या मैं करूँ? तो बिटकॉइन के बारे में मैं अपने एक आने वाले वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करूँगा, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि सब लोग निवेश कर रहे हैं बिटकॉइन में, मैं इसलिए निवेश कर रहा हूँ, तो ये भेड़ चाल है। आप किस लिए कर रहे हैं? आप पहले उसको समझिए, उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझिए। आप ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि जापान की गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है, दे दी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर क्या भारत में आरबीआई उसको मान्यता देगा? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आरबीआई उसको मान्यता नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगा कि कोई पैरेलल करेंसी खड़ी हो उनकी करेंसी के मुकाबले। तो आरबीआई ये नहीं चाहेगा कि इंडियन रुपी के मुकाबले बिटकॉइन जो करेंसी है वो आगे बढ़े। वो कुछ ना कुछ अलाउ कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप भेड़ चाल में मत चलिए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। अपना अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान होने की संभावना है और आप अपना पैसा खुद ही नष्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है कि लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी लोग जो है स्टॉक गुरु या जो इन्वेस्टमेंट गुरु जिनको कहा जाता है, वॉरेन बुफे, उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी किसी एक महान व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि देयर इज़ ओनली वन वॉरेन बुफे और दूसरा नहीं हो सकता। तो मैं भी अगर एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं भी ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप न्यूटन की थ्योरीज पढ़ लेंगे तो आप न्यूटन नहीं बन जाएंगे। उनका अपना एक फ़िलॉसफी है, उनकी एक सोच है, उनकी एक थॉट प्रोसेस है जो हम लोग नहीं कॉपी कर सकते। हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अगर हम भेड़ चाल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों से सलाह मत करिए, उनसे विचार विमर्श मत करिए, करिए, आप सबकी सुनिए, सबके विचार जानिए, लेकिन आप निर्णय अपना लीजिए। अगर आप ये सोच के घर ले रहे हैं कि मेरे एक मित्र ने ले लिया, तो वो भी गलत है।
उनकी एक अलग विचार है, उनकी एक अलग फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। अगर उन्होंने स्टॉक में निवेश किया, मैं भी करूं, तो ये अगर आप इस वजह से निवेश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं और आप अपने पैसे को आगे आने वाले समय में नष्ट करने के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि अमीर बनने की जल्दी। देखिए, अमीर बनने की जल्दी सबको है, मुझे भी है। अगर वो अमीर बनने की जल्दी ना हो तो मैं इस समय रात को 3:30 बजे मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हर कोई पैसे कमाने के लिए बहुत सारे कार्य करता है, हाथ पांव चलाता है, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो पैसा है आपको सोच समझ के वो करना पड़ेगा कि उसको कहीं मैं ऐसा ना हो कि अमीर बनने की जल्दी में मैं उस पैसे को नष्ट कर दूं। अब उसका एक एग्जांपल होता है कि आपको चिट फंड्स एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है छोटे शहरों में, जहाँ पे लोग इन फंड्स में निवेश करते हैं और वहाँ पे पैसा डूबने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो भी सबसे ज़्यादा होती है वो प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से होते हैं पेनी स्टॉक्स, जो स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स हैं, वो लोग जल्दबाजी में इसलिए लेते हैं कि उनमें मूवमेंट काफ़ी तेज़ रहती है, वॉलेटाइल होते हैं वो काफ़ी, और उसमें आप बहुत तेज़ी से पैसा बना भी सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उसमें बहुत तेज़ी से पैसा गंवा भी सकते हैं। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग होती हैं या और भी कई तरीके होते हैं। छोटे शहरों में मैं कुछ छोटे शहरों में गया था पिछले 2-3 सालों में, तो वहाँ पे कई मैंने स्कीम्स देखी जिनकी खुलेआम एडवर्टीजमेंट हो रही है कि अपना पैसा 3 साल में डबल करिए, 4 साल में डबल करिए। पर क्या आपको लगता है कि आप 4 साल में पैसा डबल कर सकते हैं या 3 साल में पैसा डबल कर सकते हैं? क्या आपने उनको जाके पूछा कि आप कैसे करेंगे 3 साल में पैसा डबल? अगर आज मैं अपना पैसा 3 साल में डबल कर सकता हूँ तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना सारा पैसा उस निवेश उसी स्कीम में करूँगा जो मैं लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ और अपना पैसा डबल करता रहूँगा। तो ये जो है, ये अमीर बनने की जल्दी में जो है लोग अपने निवेश के जो डिसीजन है वो गलत ले बैठते हैं। तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करिए। अगर आपको कोई प्रॉमिस करे कि आप ओवरनाइट रिच बन सकते हैं, आप यहाँ पे लगाइए, बिटकॉइन में लगाइए, तो ये पहला और दूसरा पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं। पर पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपना पैसा नुकसान कर बैठे, नष्ट कर बैठे। तो तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि कुछ लोग आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी पुरानी सोच के ऊपर ही चलते हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, जो हमें बचपन में सिखाया गया है, हमने जो सुना है, समझा है अपने पूर्वजों से या अपने पेरेंट्स से, तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल से उस सोच को चेंज किया जा सकता है। पर आज का समय ऐसा है कि आपको वो सोच चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे एक बहुत पुरानी सोच है कि आप कभी भी गोल्ड या रियल एस्टेट में नुकसान नहीं उठा सकते। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये सोच आज भी एप्लीकेबल है या आज भी ये सही है? अब इसका जवाब आप ही बेहतर दे सकते हैं कि सही है या नहीं। मैं मानता हूँ कि ये दोनों एक ट्राइड एंड टेस्टेड एसेट्स जिनको कहा जाता है वो हैं। आज भी जो हमारे देश के लोग हैं उनका गोल्ड के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। चाहे गोल्ड के रिटर्न्स पिछले 4-5 साल में ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, वो गोल्ड वहीं पे ट्रेड कर रहा है जितने लेवल पे शायद कुछ साल पहले कर रहा था। मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने एक एनालिसिस किया था जिसमें मैंने वीडियो भी शेयर किया था अंग्रेज़ी में कि गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकती है अगले 1 या 2 साल में। मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ, लेकिन अभी वो कब किक करना शुरू करेगा वो नहीं मालूम, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो उसको किक करने में कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ और दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे हो सकता है कि सरकार या सेंट्रल बैंक्स नहीं चाहते कि गोल्ड का प्राइस आगे बढ़े। तो वो फैक्टर्स जो है निवेशक के हाथ में नहीं होते। तो जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है पुरानी सोच आज की डेट में भी सही हो, पर अब आजकल कुछ फैक्टर्स और ऐसे आ गए हैं कि जो फैक्टर्स उस पुरानी सोच को बदलने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप पुरानी सोच के ऊपर चलते रहेंगे, अगर आप मान लीजिए पुरानी सोच ये थी कि आप सबसे बेस्ट है कि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालिए, वो आज भी सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इंडिया में, लेकिन उसको डालने से जैसे कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका नेट रिटर्न कितना है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अगर मैं 10% टैक्स ब्रैकेट में हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है ठीक है, पैसा डालना कोई नुकसान नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको अपनी सोच को बदलना
चलना होगा, आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप नेट रिटर्न ज़्यादा जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं अगर आप पुरानी सोच पे चलेंगे, और आपको अपने जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो पुरानी सोच के ऊपर ना चलते हुए नई सोच को अपनाना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको अपने पैसा, नहीं तो अगर पुरानी सोच पे आप चलते रहे हो सकता है आपका पैसा नष्ट हो जाए। जैसे एक आज का ही एक कमेंट में जो आंसर कर रहा था अपने ब्लॉग पे, मैं वो बताना चाहूँगा इस पॉइंट को ख़त्म करने से पहले। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली और उन्होंने बताया कि 15-20% ऑलरेडी रेट कम हो चुके हैं, और अगर वो बेचने जाते हैं तो उनको और 15-20% और नुकसान पे बेचना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि बिल्डर का ही रेट 20% कम हो चुका है। तो अब आप मान के चलिए कि उनका 1 करोड़ का सिर्फ 60 लाख रुपए रह गया, और 2-3 साल में उन्होंने 40 लाख का नुकसान उठा लिया। तो इसलिए उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने शायद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और मैंने अपना पैसा नष्ट कर लिया अपनी गलती की वजह से। पर ठीक है, जिस समय निवेश किया आपको ये नहीं पता होता, पर हमेशा सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो आगे आने वाले समय को ठीक से देख पाते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कामयाब हूँ, पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों को मैंने देखा है या मैंने अपने केस में भी देखा है कि अगर आप आने वाले समय में 2-3 साल बाद क्या होने वाला है, अगर आप उसको सही से स्टडी कर लें और इवेल्युएट करके आप उसके ऊपर सही अंदाज़ा लगा लें, सही का मतलब ये नहीं 100% सही, लेकिन 80% अगर आप सही भी अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तभी आप आज के समय में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आप पैसे को ग्रो कर पाएंगे, तभी आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि समय के साथ साथ वेल्थ जनरेट करने के, पैसे को ग्रो करने की ऑप्शंस काफ़ी कम होती जा रही हैं। ये मैं आपको काफ़ी अपने वीडियोज़ में या ब्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। तो एक नई सोच की ज़रूरत है, उस नई सोच को अपनाइए। अब नंबर 4 पे आता है कि कुछ लोगों की बुरी आदतें होती हैं। अब बुरी आदतें मतलब जैसे तंबाकू हो गया, नशा करना हो गया। आपने कभी सोचा है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उन सब चीज़ों के ऊपर, आप कितना पैसा नष्ट कर रहे हैं? एक व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ वो दिन में कम से कम वो तंबाकू का 15 से 20 बार सेवन कर लेते हैं। तो अगर आप उसकी कॉस्ट लगाएं, दिन का उनका 200-250 रुपये का खर्चा है वो, और उसके बाद वो नशा भी करते हैं वीकेंड्स के ऊपर 1 या 2 बार। तो अगर आप टोटल कॉस्ट लगाएं, मैंने एक रफ अंदाज़ा लगाया था, उनकी सैलरी 50,000 रुपये है और वो लगभग अपना 10,000 रुपये महीने का खर्चा अपनी बुरी आदतों में करते हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की बुरी आदत है तो आप उसको आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना पैसा खुद नष्ट कर रहे हैं। अगर ये आदत मुझे है तो मैं भी अपना पैसा उसमें नष्ट कर रहा हूँ। अब 10,000 रुपये 50,000 की इनकम के ऊपर मतलब 20% अपना पैसा नष्ट कर रहे हैं अपनी इस बुरी आदत की वजह से। तो ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने लाइफ टाइम में कितना पैसा नष्ट किया उसमें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है कि आप ये बुरी आदतें अगर छोड़ देते तो आप कितना पैसा बचा सकते थे। और इन बुरी आदतों की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई अपनी सेहत के ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़े, जो हम एक आने वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं वो एक हिस्सा है, लेकिन अगर भगवान ना करे आगे आने वाले समय में कोई और बीमारी हो जाती है इन बुरी आदतों की वजह से, उसके इलाज के लिए अगर 10 लाख खर्च करना पड़े या 20 लाख खर्च, तो वो भी एक कॉस्ट है, वो पैसा नष्ट हो गया यहाँ पे एक तरीके से आपका। तो आप जितना कमा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा वो नष्ट कर बैठेंगे। तो ये सब बुरी आदतें, जो भी किसी भी तरह की बुरी आदत है जहाँ से पैसे का व्यय हो रहा है, वेस्ट हो रहा है पैसा, आप वो आदतें छोड़ दीजिए। ये आपके पैसे को नष्ट कर रही हैं ये सब आदतें। अब नंबर 5 पे आता है कि जहाँ पे कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो उनका एक सिंपल सा आंसर होता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाइफस्टाइल मत मेंटेन करिए, पर जितना आप सेव कर रहे हैं या जितना आप खर्च कर रहे हैं उस परसेंटेज को मेंटेन रखिए। तो मान लीजिए अगर मैं 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ और मैं 30% सेविंग कर रहा हूँ, जो कि एक नेशनल सेविंग्स एवरेज है, तो मैं 30,000 रुपये महीने के सेव कर रहा हूँ। 30%, यहाँ पे मैं 30,000 नहीं लूँगा। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 2 लाख होगी तो कई लोग क्या करते हैं कि वो 30,000 की फिगर फिक्स रहती है, बाकी जो है वो 1,70,000 खर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन
1 लाख के ऊपर 30,000 जो है वो 30% सेविंग है, 2 लाख के ऊपर 30,000 जो है वो 15% सेविंग है। तो आपने अपनी सेविंग आधी कर दी। आप इस चीज़ को इस तरीके से देखिए। तो आप अपना 30% का सेविंग रेट बना के रखिए और 30,000 की जगह आप 60,000 रुपये सेव करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर आप बाकी का जो पैसा 1,40,000 रुपये खर्च करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो खर्च करिए, आप अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करिए। तो अब आप 70,000 से 1,40,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये बात मेरी ठीक नहीं लगती, लेकिन मैंने आपको इसलिए प्रतिशत का एग्जाम्पल दे के समझाया कि ताकि आपको ये पता लगे कि प्रतिशत के अंदर जो है आपकी सेविंग्स, वो अमाउंट फिक्स रखिए, प्रतिशत का फिगर फिक्स रखिए। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज होती रहेगी आपकी इनकम के साथ। नहीं तो क्या है कि अगर आप उसको पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया उससे कंपेयर करेंगे, तो आप अगर आपने अपना खर्चा 70,000 से 1,70,000 कर दिया और आप इनडायरेक्टली आपने 30,000 अपनी सेविंग कम कर दी, तो 30,000 जो है वो एक तरीके से आप पैसे नष्ट कर रहे हैं आपने। तो वो आपको सेविंग करने चाहिए थे, पर आप उनको नष्ट कर रहे हैं। नष्ट किस लिए? क्योंकि आप वो लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितना ही खर्च कर लीजिए वो कम है, तो उसका कोई सीमा नहीं है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही बात है। अब नंबर 6 पे आता है कि आप टैक्स के बारे में नहीं सोचते कि कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसमें टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है। तो वो जो जैसे मैंने भेड़ चाल में भी कहा कि वो एक भेड़ चाल होती है, आपको जो बताया जाता है आप उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं हमेशा आपको जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो सिर्फ 2 तरह की सलाह देंगे। जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो इक्विटी में निवेश करने की, जब मार्केट नीचे जा रही होगी डेब्ट फंड में निवेश करने की। ये सिर्फ 2 सलाह होती हैं। तो ये डेब्ट फंड्स का एग्जांपल मैं अपने एक पहले वाले वीडियो में भी आपको दे चुका हूँ कि अगर आप मान लीजिए 30% की ब्रैकेट में और आप 2 साल से पहले उसको या 1 साल में डेब्ट फंड्स को बेचने की सोच रहे हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि आपके टैक्स स्लैब के ऊपर टैक्स होगा। तो अगर आप 30% ब्रैकेट में, तो आपका रिटर्न जो है 10% से 7% रह जाएगा। तो आपको जो टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं आप खुद करिए। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं फाइनेंशियल, आप उसका टैक्स इम्प्लीकेशन ज़रूर देखिए। अगर आप अपना जो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर आप अपना टैक्स का पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज कर लेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप आज 100 रुपये टैक्स भर रहे हैं तो आप सिर्फ 80 रुपये टैक्स भरेंगे। तो आने वाले समय में मैं आपसे कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा कि जहाँ पे आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं अलाउंसेस का सहारा लेके या परक्विजिट्स का सहारा लेके। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि निवेश का डिसीजन आप खुद कर रहे हैं। तो अगर आप निवेश का डिसीजन खुद कर रहे हैं तो आप हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें निवेश कर रहे हैं वो आप चेक कर लीजिए कि वो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर यहाँ पे 100 रुपये टैक्स अगर आपका बन रहा है और आप अगर ऑप्टिमाइजेशन करके उसको 80 रुपये कर सकते हैं, तो यहाँ जो 20% आपने टैक्स बचाया है वो अगर आप नहीं बचाते तो ये भी पैसे नष्ट करने का एक तरीका है। अब नष्ट करना हो सकता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो, उसको नुकसान भी कह सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि ये नष्ट करना है पैसा, क्योंकि यहाँ पे आप उस चीज़ को बचा सकते हैं। नुकसान वो होता है कि जहाँ पे शायद वो आपके कंट्रोल में ना हो, कि वो अनजाने में हो गया या कुछ ऐसा हुआ, कोई आपने गलत डिसीजन अनजाने में ले लिया, लेकिन यहाँ पे आप जान के ऐसा कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को बचा सकते हैं, इस नुकसान को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो आप इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप निवेश करें जिसमें भी, उसमें आप ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि वो आपका टैक्स फ्रेंडली होना चाहिए। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टैक्स फ्रेंडली होना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में बोला था कि आपके जो नेट रिटर्न है टैक्स के बाद, पोस्ट टैक्स नेट रिटर्न आप कैलकुलेट करिए, तो आप तभी सही डिसीजन ले पाएंगे निवेश के बारे में। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप चुनिए, उसमें पोस्ट टैक्स नेट रिटर्न आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर कंपैरिजन कीजिए सारे प्रोडक्ट्स का। प्री टैक्स रिटर्न्स को मत कैलकुलेट करिए, क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए, और पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप पोस्ट टैक्स नेट रिटर्न कैलकुलेट करिए। अब अगला आता है 7वें नंबर पे लाइफस्टाइल डिजीज़, जो कि एक स्टडी के मुताबिक आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो लोग जिस डिजीज़ से सफ़र होंगे
वो लाइफस्टाइल डिजीज़। अब आप सोच रहे होंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती है। लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है मोटापा, मोटापे की वजह से और 100 तरह की बीमारियां होती हैं। अब वो क्यों होता है, मोटापा क्यों होता है? वो होता है जंक फूड खाने से। आपकी जो फूड हैबिट्स हैं या जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है, तो आप लाइफस्टाइल डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने क्यों इंक्लूड किया, मैं आपको मतलब बहुत क्लियरली बताऊंगा कि मैं भी एक ऐसी डिजीज़ से सफ़र हो चुका हूँ। मेरा जो वेट है खाने पीने की गलतियों की वजह से 107 किलो हो गया था, और उसके बाद मेरा काफ़ी खर्चा हुआ उस चीज़ को ठीक करने में। तो जिन डॉक्टर से मैंने सलाह ली, उन्होंने मुझे और कई अच्छी हैबिट्स बताई खाने पीने की, जिसके ऊपर मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट भी डाला हुआ है कि हाउ टू लूज़ 25 kg वेट इन 6 months टाइम। तो 107 किलो से मैंने 25 किलो वेट लूज़ किया, और मेरा फाइनली वेट 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने बाद 82 किलो हुआ, जो कि नॉर्मल है मेरे लिए। तो एक मैं ये शुक्र मनाता हूँ कि मैंने उस चीज़ को टाइम पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा नहीं होता। आप अगर मान लीजिए लाइफस्टाइल डिजीज़ एक बार शुरू हो जाए, अगर एज का भी फ़र्क होता है कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि 40 या 45 साल की एज के बाद आपके जो बॉडी का जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। वो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो खाने पीने की चेंजेस हैं, उनको बहुत स्लोली रिएक्ट करती है बॉडी, और वो एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है अगर मान लीजिए आप किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ से सफ़र करते हैं 45 साल की उम्र के बाद। मेरी एज क्योंकि 35 के आसपास थी, तो मैंने टाइम से कंट्रोल कर लिया और मेरी बॉडी ने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। तो ये जो इस तरह की डिजीज़ हैं, पॉइंट मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो डिजीज़ हैं ये आपका काफ़ी खर्चा करा सकती हैं और पैसा नष्ट करा सकती है। मैंने खुद अपना किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि ये बहुत महंगा खर्चा होता है इन सब डिजीज़ को कंट्रोल करना। इसलिए आप अपने खाने पीने की हैबिट्स पे कंट्रोल करिए, जंक फूड्स को अवॉइड करिए। अभी एक न्यूज़ में भी आया था कि सरकार एक शुगर टैक्स या जंक फूड टैक्स लगाने वाली है। तो सरकार का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो हेल्दी रहें। स्कूलों में भी आज के डेट में आपने देखा होगा कि बच्चों को काफ़ी जागरूक किया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, उनको बताया जाता है कि आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए या आप जंक फूड मत खाइए, आप उससे हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए ताकि आपका जो पैसा है वो एटलीस्ट इन तरह की डिजीज़ पे ना नष्ट हो। अगर कोई वैसे भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जाने अनजाने जिसके बारे में पता नहीं, या कुछ वैसा मेडिकल लेवल पे खर्चा हो जाए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में लाइफस्टाइल डिजीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 100% हमारे कंट्रोल में है। हम अपने खाने पीने पे कंट्रोल करें तो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ को रोक सकते हैं, और उससे आने वाले समय में हम जो उस पर होने वाला खर्चा है उसको भी बचा सकते हैं। जो कि एक स्टडी जो मैंने आपको बताई है उसके मुताबिक ये सबसे बड़ा खर्चा होगा आज से 10 या 15 साल बाद। तो आप लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल करिए। 8वें नंबर का पॉइंट आता है कि आप अत्यधिक कर्जे ले लेते हैं। अब अत्यधिक कर्जे मत लीजिए, ये एक ट्रैप होता है, या जिसको कहिए कि एक चक्र भी होता है जिसमें आप फंस गए। मैं आपको हमेशा अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप कर्जे जो लें उसके अंदर आपका जो EMI टू नेट टेक होम का सैलरी है वो 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, डिटेल में उसको समझना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे दूसरे वीडियोज़ चेक करिए लोन सेक्शन के अंदर। तो वहाँ पे मैंने इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, जो कि पैसे नष्ट करने का एक और तरीका है। वो ये है कि आज के डेट में मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो बच्चों को टारगेट करती हैं, जिसको कहते हैं किड्स मार्केटिंग अंग्रेज़ी में। क्योंकि अगर बच्चे ने बोल दिया तो आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी। और ये चीज़ मैं अपने घर में भी देख चुका हूँ कि बच्चों को आप पैसे का महत्व बताइए। ये मैं अपने एक वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बच्चे को जब तक आप पैसे का महत्व नहीं बताएंगे तब तक बच्चा जो है उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, और बच्चे को ना करना भी सीखिए। तो अगर आप इस पॉइंट के बारे में भी और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैंने इस विषय के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है कि आप बच्चों को पैसे का महत्व कैसे बताएं, उनको कैसे समझाएं कि पैसा जो है वो बहुत मूल्यवान है, उसको सोच समझ के खर्च किया जाए। क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज को ये पता है कि अगर मान लीजिए आप नहीं खर्चा करेंगे, इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं।
तो आज के डेट में 7-8 साल का बच्चा भी आपको बता सकता है कि कौन सा टीवी लेना है, क्या क्या, और आप फालतू के जिनको मेरे को लगता है कि खर्चे हैं वो आपको और बताएंगे तरीके कि कैसे आप फालतू के और खर्चे कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ज़रूरत की हों, 10 में से 1 या 2 चीज़ें ज़रूरत की हों, पर 7-8 चीज़ें जो हैं मुझे वो लगता है कि वेस्ट हैं, उनके बिना आप अपना काम चला सकते हैं। तो अगर आप बच्चे आपके मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस में आ गए और आपने उनको पैसे का महत्व नहीं बताया और आपने उनको ना करना नहीं सीखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो आपका पैसे नष्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स होगा आने वाले समय में। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें काफ़ी हमारे ज़माने में जब हम लोग बच्चे थे तो पेरेंट्स हमें काफ़ी पैसे का महत्व बताते थे, इसीलिए आज हम काफ़ी समझदारी से और सोच समझ के हम पैसा खर्च करते हैं। लेकिन शायद आने वाली जनरेशन या जो आगे बच्चे अभी जो बड़े होंगे वो शायद इस महत्व को ना समझ पाएँ। तो इसलिए आप अपने बच्चों को पैसे का महत्व बताएं और उन्हें ना करना भी सीखें, ताकि आपका जो पैसे का जो कंट्रोल है, वो खर्चे का जो कंट्रोल है, वो आप फालतू का पैसा खर्च नहीं करेंगे इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद, और पैसा नष्ट होने से बचेगा। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि 10वें नंबर का जो पॉइंट है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, कि आप खुद ही अपना पैसा नष्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है दिखावा, शो ऑफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शो ऑफ। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको रीसेंट देना चाहूँगा, पर मेरे सामने ये ऐसे एग्ज़ाम्पल हर हफ्ते में कई आते हैं, पर रीसेंट एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक नई गाड़ी ख़रीदनी है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी गाड़ी ख़रीदूँ। तो नॉर्मली मेरे को इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं रहता गाड़ी वगैरह का, पर फिर भी मेरे परिवार में अभी कुछ लोगों ने नई गाड़ियाँ खरीदी थी, तो वो शायद इसलिए मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने जो मेरे परिवारजनों का एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे उनको एक गाड़ी सजेस्ट की। तो मुझे लगा कि शायद वो गाड़ी लेंगे, क्योंकि वो जो गाड़ी मैंने सजेस्ट की थी वो एक मतलब मिड सेगमेंट की गाड़ी थी और वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं वो थी। एक हफ्ते बाद मुझे उनका फ़ोन आया है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये वाली गाड़ी ली है, एक दूसरी गाड़ी ली है, जिसके अंदर उन्होंने जो उनका ओरिजिनल बजट था 7-8 लाख का, उससे डबल वैल्यू की उन्होंने गाड़ी ली। उसके पीछे कारण, क्योंकि उनके पड़ोसियों ने वो वाली गाड़ी ली हुई है। तो ये जो दिखावा है, ये जो शो ऑफ है, ये आपके पैसे को बहुत फास्ट पेस पे नष्ट करता है। अगर आप कोई सामान इसलिए ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इसलिए ले रहे हैं कि आपके मित्रों ने ली है या आपके परिजनों ने ली है या आपके पड़ोसियों ने ली है, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर क्लास को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। कई बार फैमिली के अंदर भी भाई भाई के बीच शो ऑफ होता है, दिखावा होता है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम है जिसके साथ आप शो ऑफ कर रहे हैं, या आप ये नहीं समझ पाते कि आप अपने पैसे का नुकसान खुद कर रहे हैं, आप अपने पैसे को खुद नष्ट कर रहे हैं अपने हाथों से। जो पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत खून पसीना एक करके कमाया, और काफ़ी लोगों की आपने बातें सुनी होंगी इस पैसे को कमाने के लिए, उसको आपने इस तरीके से नष्ट कर दिया। मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता, ये जो मैं आपको अपना पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। लेकिन ये खैर, मैं अब देखिए क्या है कि अब आप किसी को बोलेंगे कि नहीं आपने पैसा नष्ट कर दिया, वो कहेगा भाई तेरे को क्या मतलब है, मेरा पैसा था मैंने नष्ट कर दिया, मेरी मर्ज़ी, मैंने कमाया था मैंने नष्ट कर दिया, मेरी मर्ज़ी। तो आप ऐसा किसी को सीधा कह नहीं सकते कि आपने पैसे नष्ट कर दिए। पर यहाँ पे जो भी मैंने आपको ये 10 पॉइंट्स बताए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास जो चीज़ें घट रही हैं या जिस तरह से लोग पैसे को यूज़ करते हैं उसको स्टडी करके, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके पैसे के प्रति, तो इनके बेसिस के ऊपर मैंने 10 पॉइंट बताए हैं। और इन 10 पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो आपको बताया आप वो सारी चीज़ें फॉलो करिए। हर किसी की अपनी एक सोच होती है, अपना सोचने का तरीका होता है, और कोई भी सोच सही या गलत नहीं होती। अगर मान लीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान ऐसा करे कि आप
5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमाइए, 20 लाख कमाइए, 20 लाख कमा रहे हैं आप, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीने खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ज़्यादा कमाई का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। आप अपना पैसा संभाल के रखिए और सोच समझ के खर्च करिए, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर खर्च करिए। एक मैं किताब पढ़ रहा था, तो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, इस वीडियो में इस चर्चा को बंद करने से पहले, मैं एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। एक किताब मैं पढ़ रहा था, वो मनी मैटर्स के ऊपर ही थी। तो उसमें जो ऑथर थे उन्होंने लिखा हुआ था कि आप कुछ भी करें लाइफ में, किसी भी एज में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जितना पैसा कमा रहे हैं, आप कम से कम 5% पैसा अपने ऊपर ज़रूर खर्च करिए, जो आपको अच्छा लगे, जो करना आपको अच्छा लगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको परफ्यूम का शौक़ होता है, बहुत महंगे महंगे परफ्यूम लेते हैं। मैं मतलब आपको अपने आसपास की ही बातें बता रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को बाइक का शौक़ होता है कि वो बाइक लेंगे, 3.5 लाख, 4 या 5 लाख की बाइक लेंगे। तो मेरे एक मित्र है, उन्होंने 5 लाख की बाइक ली और वो मुझे दिखाने आए, तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि भाई इससे अच्छा तो आप गाड़ी ले लेते। तो वो मतलब उनको शायद वो ठीक नहीं लगी होगी बात, पर मेरा अपना सोचने का तरीका है। मेरा ये मानना है कि 5 लाख की बाइक का क्या फ़ायदा। तो लेकिन उसमें अगर वो मान लीजिए मेरे को बाइक का शौक़ है और मैं 5 लाख की बाइक ले रहा हूँ, हाँ मैं जितना कमा रहा हूँ उसका 5% सेव करके मैं वो बाइक ले रहा हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जितना कमाया, मैंने लोन लेके अगर वो बाइक ली, जैसे उन्होंने वो लोन लेके ही बाइक ली थी, तो वो पैसा नष्ट करने की बात यहाँ पे आ जाती है कि आप पैसा नष्ट कर रहे हैं। आप खर्च करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब मेरे मान लीजिए 10 शौक़ हैं, मैं 10 शौक़ नहीं पूरे कर सकता। तो जो ऑथर उस बुक में कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप 5% अपने ऊपर खर्चा करिए, उनका कहने का मतलब ये था कि 5% आप वहाँ खर्च करिए जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे आपको संतुष्टि मिले, जो करके आपका मन प्रसन्न हो, आप वहाँ पे 5% खर्च करिए। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कपड़े लेने हैं, शॉपिंग है, तो मैं 1 लाख रुपये अगर कमाता हूँ तो मैं 5,000 रुपये वहाँ खर्च कर दूँगा। पर ऐसा नहीं 5 मैंने यहाँ खर्च कर दिए, 5 मैंने अपना बाहर खाने पीने पे खर्च कर दिए, 5 मैंने दोस्तों के साथ पार्टी पे खर्च कर दिए, और 5 मैंने कहीं और खर्च कर दिए। तो टोटल मिला के 20, 25, 30 हज़ार का खर्चा कर दिया 1 लाख में। तो 5 का मतलब ये नहीं, 5 मतलब टोटल अमाउंट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपकी एक तरह से पॉकेट मनी है, आप कमा रहे हैं, आपकी पॉकेट मनी है, आप उसको जैसा चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो आप पैसा नष्ट कर रहे हैं। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि उस हिसाब से तो हर चीज़ ही पैसा नष्ट है। ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर भी खर्च करिए, लेकिन उसकी एक लिमिट सेट करिए। 5%, 10% कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो 10 पॉइंट इसमें मैंने डिस्कस किए, वो मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे कि ये सब जो है पैसा नष्ट करने के तरीके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर इस वीडियो के संबंध में आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, कमेंट है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।